नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए एग्ज़ाम के लिए राजस्थान सर्विस रूल्स के पार्ट फर्स्ट के अध्याय 10 के एमसीक्यूज जो बन सकते हैं। जो अपना चैप्टर 10 है अवकाश, सामान्य शर्तें एवं स्वीकृति, उसके संबंध में जो अपने एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्ज़ाम के हिसाब से क्वेश्चन जो बढ़िया बन सकते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो अपना क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पर, अवकाश अधिकार के रूप में नहीं लिया जाएगा, किस नियम में प्रावधान है। मतलब राइट नहीं होगा आपका लीव लेने का, ये आपका कोई राइट नहीं है। ये जो अवकाश स्वीकृत करता प्राधिकारी होगा उसके निर्णय पर निर्भर करेगा कि वो अवकाश स्वीकृत करे या नहीं करे, वो मना भी कर सकता है। तो ये कौन से नियम में इसका प्रावधान है, तो यहाँ ऑप्शन से आएगा नियम 59 में इसका प्रावधान है कि ये अधिकार के रूप में नहीं लिया जाएगा। फिर क्वेश्चन सेकंड है, अवकाश की प्रकृति को चयन करने या बदलने का अधिकार किसको है। मतलब जो लीव की नेचर होगी उसको चेंज करने का, चयन करने का मतलब या तो उसको बदलने का, मतलब उसको चेंज कर दे। जो अवकाश की प्रकृति के लिए उसने आवेदन किया है कर्मचारी ने, उसको चेंज करने का अधिकार किसके पास है। तो यहाँ ऑप्शन ब आएगा कर्मचारी को। मतलब एम्प्लॉई जो आवेदन करता है उसी के पास ही अधिकार रहेगा कि वो जो उसने अवकाश के लिए अप्लाई किया है उसकी प्रकृति को वो चयन करे, कौन सी वो प्रकार अवकाश लेना चाहता है, पीएल लेना चाहता है कि साधारण अवकाश लेना चाहता है कि अर्धवेतन अवकाश लेना चाहता है, या एक बार अवकाश ले लिया उसको बदलवाना चाहता है कि पीएल को वो अर्धवेतन में करवाना चाहता है या कोई और आपस में वो चेंज करवाना चाहता है। तो इसका अधिकार अवकाश का आवेदन करने वाले कर्मचारी के पास ही अधिकार होता है, उसका अवकाश स्वीकृत करता प्राधिकारी के पास कोई अधिकार नहीं है। फिर क्वेश्चन थर्ड है, अपना अवकाश की प्रकृति परिवर्तन कराने के लिए कर्मचारी को अवकाश समाप्ति के बाद कितनी अवधि में आवेदन करना होता है। जैसा अपन ने अभी बात की है कि अवकाश की प्रकृति का परिवर्तन मतलब उसको चेंज कौन करवा सकता है, तो कर्मचारी करवा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक लिमिटेशन है, मतलब कि जो उसको प्रकृति चेंज करवानी होगी, उसका नेचर चेंज करवाना है, उसके लिए टाइमलाइन फिक्स है। तो वो क्या है, तो वो अवकाश समाप्ति के कितनी अवधि में उसको आवेदन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। जब उसकी लीव समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसके कितने दिन में उसको आवेदन करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो यहाँ ऑप्शन से आएगा 3 माह। मतलब 3 माह के अंदर अंदर उसको आवेदन करना होगा, प्रकृति चेंज करवानी है अवकाश की। तो अगर 3 महीने बाद करता है तो उसकी प्रकृति चेंज नहीं हो पाएगी। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, विदेश में अवकाश का उपभोग करने के मामले में यदि पदभार ग्रहण काल भी दिया जावे तो अवकाश किस दिनांक को समाप्त माना जाएगा। मतलब कोई फॉरेन में गया हुआ है छुट्टियां लेके, अवकाश लेके, और वो फॉरेन में रह रहा है, अभी छुट्टियां मना रहा है घूमने के लिए या किसी भी वजह से वो गया हुआ हो वहाँ पे, और उसको पदभार ग्रहण काल भी दिया जावे, मतलब उसको ज्वाइनिंग टाइम मिल जाए, तो अवकाश किस दिनांक को समाप्त माना जाएगा। किस दिन अपन ये मानेंगे उसकी लीव ख़त्म हो गई है, उसकी छुट्टियाँ समाप्त हो गई है। तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा, जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, भारत की ज़मीन पर वायुयान उतरने की दिनांक को। मतलब जिस दिन उसका एरोप्लेन भारत की ज़मीन पर लैंड करेगा, जिस दिन वो यहाँ उतर जाएगा, उस दिन उसके अवकाश समाप्त माने जाएंगे। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है अपना, कर्मचारियों को अवकाशों के साथ सार्वजनिक अवकाशों के संयोजन का लाभ बिना अवकाश कटौती के ले सकेगा यदि सार्वजनिक अवकाश आए। मतलब कोई भी कर्मचारी अवकाश पे हो, लीव पे हो, और उसके साथ में पब्लिक हॉलीडे आ जाते हैं, सार्वजनिक अवकाश आ जाते हैं, तो बिना अवकाश कटौती के ले सकेगा उनका लाभ। मतलब अवकाश कटौती नहीं होगी, उसमें कोई अवकाश नहीं कटेंगे उसके। तो ऐसा कब होएगा, जब सार्वजनिक कब आए, उसके अवकाश जो होंगे सार्वजनिक अवकाश कब आए, जब उसका फ़ायदा उसको मिलेगा। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन से आएगा अपना। क्या आएगा, पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों। पूर्ववर्ती मतलब प्रीफिक्स और अनुवर्ती यानी सफिक्स। मतलब जो अवकाशों के बाद पहले आए चाहे या अवकाशों के बाद आए सार्वजनिक अवकाश, तो दोनों का ही फायदा वो ले सकता है, उसमें उसके अवकाश नहीं कटेंगे। लेकिन अगर उसके मध्य में आ जाते हैं, अवकाशों के मध्य में कोई सार्वजनिक अवकाश आते हैं, तो वो अवकाश की श्रेणी में माने जाएंगे और उसके लिए अवकाश कटौती होती है और उस पीरियड में उसको अवकाश वेतन मिलेगा, वेतन नहीं मिलेगा। जबकि सार्वजनिक अवकाश उसके पहले या बाद में आते हैं तो उसमें वेतन मिलता है, उसमें आपको अवकाश वेतन नहीं मिलेगा, मतलब अवकाश की कोई कटौती नहीं होगी। फिर क्वेश्चन 6 है, सार्वजनिक अवकाश के साथ अवकाश का संयोजन कौन से कर्मचारी नहीं कर सकते हैं। मतलब पब्लिक हॉलीडे के साथ लीव का संयोजन
कौन से कर्मचारियों को नहीं मिलेगा उसका लाभ, मतलब कौन से एम्प्लॉय को इसका लाभ नहीं मिलेगा, वो दोनों एक साथ में नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी। कौन कौन कर्मचारी के अवकाश पर जाने के लिए स्थायी अग्रिम या प्रतिभूति राशि या धनराशि का चार्ज देना आवश्यक हो, मतलब किसी भी एम्प्लॉय के पास एडवांस परमानेंट एडवांस हो या कोई सिक्योरिटी अमाउंट हो या कोई अमाउंट उसके चार्ज में हो जिसको किसी और को चार्ज देना आवश्यक हो, तो उसको सार्वजनिक अवकाशों का लाभ अवकाशों के साथ नहीं मिलेगा। या सार्वजनिक अवकाश पर दूसरे स्थान से कर्मचारी बुलाना पड़े, मतलब किसी कर्मचारी की अवकाशों पर जाने पर किसी और स्थान से उसकी जगह पर कोई कर्मचारी बुलाना पड़े, तो वो भी सार्वजनिक अवकाशों का संयोजन में लाभ नहीं ले सकता, उसके साथ में उसका फ़ायदा नहीं ले सकता है। और अवकाश में विलंब के कारण दूसरे स्थान से आए कर्मचारी को कार्य मुक्त करने में विलंब हो, मतलब अगर जितने अवकाश आपके पास आपने अप्लाई किए हैं उसके बाद अगर सार्वजनिक अवकाश आता है, तो अगर आपकी जगह किसी और स्थान से किसी कर्मचारी को बुलाया गया हो तो उसको कार्य मुक्त करने में अगर लेट होता हो, विलंब होता हो, तो मतलब उसको रिलीव करने में अगर टाइम लग रहा हो, तो उसको भी सार्वजनिक अवकाशों का लाभ नहीं मिलेगा, उसको पहले आके ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन 7 है, यदि अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश उसके प्रारंभ के ठीक पहले आता है तो उस सार्वजनिक अवकाश की अवधि में वेतन राशि कहते हैं, मतलब क्या कहलाएगी। किसी अवकाश के साथ मतलब लीव के साथ कोई पब्लिक हॉलीडे आता है, वो उससे पहले आता है, जिस दिन अवकाश आपके शुरू हो रहे हैं उससे पहले आपका कोई पब्लिक हॉलीडे यानी सार्वजनिक अवकाश आ जाता है, तो सार्वजनिक अवकाश की अवधि में जो वेतन उसको मिलेगा वो कौन सी राशि होगी, उसको क्या कहेंगे। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा, वेतन। जैसा अपन ने अभी बात की थी कि अवकाशों के साथ अगर प्रीफिक्स और सफिक्स हो, मतलब उसके पहले सार्वजनिक अवकाश आए या उसके बाद में सार्वजनिक अवकाश आए, तो वो अवकाश की श्रेणी में नहीं माने जाते हैं, वो अवकाश की अवधि में काउंट नहीं होंगे और उसमें अवकाश वेतन नहीं मिल के उसको वेतन मिलेगा, मतलब ये मानेंगे वो ड्यूटी पे ही है। फिर क्वेश्चन 8 है, सार्वजनिक अवकाश कर्मचारी को स्वीकृत अवकाश के साथ संयोजन किए जाने पर वेतन में भत्तों की व्यवस्था पर कोई प्रभाव उन सार्वजनिक अवकाशों की अवधि का नहीं पड़ता है, जो मतलब पब्लिक हॉलीडे कोई कर्मचारी को स्वीकृत अवकाश के साथ आ जाते हैं, जो अपन ने अभी तक बात कर रहे हैं कि उसने लीव सैंक्शन करवा रखी है, उसके कंटिन्यूएशन में मतलब चाहे तो उससे पहले या उसके बाद में कोई पब्लिक हॉलीडे आ जाते हैं, सार्वजनिक अवकाश आ जाते हैं, तो उसके जो सैलरी और जो अलाउंसेज होंगे उसकी व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कौन से अवकाशों का, सार्वजनिक अवकाशों की अवधि का वो फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी वेतन एवं भत्ते वही मिलेंगे जो उसके अवकाश पर जाने से मिल रहे थे। तो ये अपन ने अभी तक बात की थी। यहाँ ऑप्शन जो आंसर आएगा वो वापस ऑप्शन से आएगा, पूर्ववर्ती एवं अनुवर्ती दोनों आते हैं, मतलब प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों आएंगे, मतलब जो पहले आते हो चाहे अवकाश के बाद आते हो, ये अपन ने बात कर ली, उसका वेतन एवं भत्तों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसमें वेतन एवं भत्ते वही मिलेंगे जो उसके अवकाश से पहले मिल रहे थे, मतलब उसको अवकाश वेतन नहीं मिलेगा बल्कि उसको वेतन मिलेगा जो उसको अवकाशों से पहले मिल रहा था। फिर क्वेश्चन 9 है, राज्य सरकार कर्मचारी को अवकाश अवधि में नियोजन स्वीकार करने की स्वीकृति देती है, तो वह कौन से संस्थान हो सकते हैं। मतलब किसी भी राज्य कर्मचारी को अवकाश अवधि में नियोजन स्वीकार करने की स्वीकृति नहीं होती है, मतलब वो कोई और अपॉइंटमेंट स्वीकार नहीं कर सकता और कोई कार्य नहीं कर सकता है, लेकिन सरकार चाहे तो उसको नियोजन की स्वीकृति दे सकती है। तो अब वो कौन से संस्थान हो सकते हैं जिसमें वो नियोजन ले सकता है, उसमें कोई कार्य कर सकता है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन से आएगा, लोक क्षेत्र के संस्थान, मतलब जो पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टीट्यूशन होंगे ना, उनमें वो नियोजन ले सकता है, उसमें सरकार चाहे तो उसको परमिशन दे सकती है अपॉइंटमेंट के लिए अवकाश अवधि के दौरान। बाकी निजी संस्थान, गैर राजकीय संस्थान में वो उसको नियोजन नहीं मिलेगा। फिर क्वेश्चन 10 है, राज्य सरकार अवकाश की अवधि में नियोजन स्वीकार करने की स्वीकृति कितनी अवधि तक के लिए दे सकती है। तो अपन ने जैसे अभी बात की थी कि वही सरकार चाहे तो अवकाश अवधि में उसको दूसरा नियोजन स्वीकार करने की स्वीकृति दे सकती है। अब अपन बात करते हैं कि वो अवधि कितनी होगी, कितनी अवधि तक वो सरकार उसको नियोजन स्वीकार करने की अवधि दे सकती है, कितनी अवधि तक वो नियोजन स्वीकार कर सकता है, वो दूसरा कार्य कर सकता है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन द आएगा, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक जो राज्य सरकार उचित समझे, मतलब 1 साल से लेकर 3 साल तक का अवधि हो सकती है, वो सरकार उसको स्वीकृति दे सकती है इस समय के लिए। अब वो कितनी भी हो सकती है, वो सरकार जैसा उचित समझे।
फिर क्वेश्चन 11 अवकाश के दौरान निम्न में से कौन सा मामला नियोजन की श्रेणी का नहीं है। मतलब अवकाश के दौरान कोई भी अपॉइंटमेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, कौन सा मामला है जिसको अपन ये नहीं मानेंगे कि वो उसने दूसरा नियोजन स्वीकार कर लिया है, कोई अपॉइंटमेंट दूसरा ले लिया है। तो ये जो आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, इसमें से क्या आएगा, तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, साहित्यिक कार्य करना। मतलब जो साहित्यिक कार्य करेगा उसको नियोजन का श्रेणी में नहीं मानेंगे, और वो बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में सेवा देना है या सार्वजनिक निकाय में नियोजन स्वीकार करना या लोक क्षेत्र के संस्थानों में नियोजन स्वीकार करना, ये नियोजन की श्रेणी में आता है, जबकि ऑप्शन ब नियोजन की श्रेणी में नहीं आता है। फिर क्वेश्चन 12 है, निम्न में से कौन सा मामला अवकाश के दौरान अतिरिक्त कार्य करना या अन्य सेवा पर कार्य करना नियोजन की श्रेणी में नहीं माना गया है। मतलब कौन से कार्य ये मानेंगे कि अवकाश के दौरान वो और कोई सेवा नहीं कर रहा है, कोई और नियोजन उसने स्वीकार नहीं किया, कोई अतिरिक्त कार्य वो नहीं कर रहा है, उस कैटेगरी में नहीं आता है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी। मतलब जो ये तीनों कार्य है ये नियोजन स्वीकार करने की श्रेणी में नहीं आते हैं, या अन्य सेवा नहीं मानी जाएगी। इनको कौन कौन से साहित्यिक कार्य होंगे, जो परीक्षक के कार्य के रूप में जो कार्य करेगा वो, या सांस्कृतिक कार्य जो वो करेगा। तो ये तीनों जो कार्य वो करेगा उसके लिए उसको ये नहीं माना जाएगा कि वो कहीं नियोजन में है। फिर क्वेश्चन 13 है, अनिवार्य सेवानिवृत्ति से ठीक पूर्व अवकाश पर गए कर्मचारी को पुनः नियोजन के उद्देश्य से अवकाश निरस्त कर वापस बुलाने पर उस अवकाश का उपभोग कर सकता है। मतलब कोई भी कर्मचारी उसकी जो रिटायरमेंट होगा, कंपलसरी रिटायरमेंट, मतलब 60 साल से ठीक पूर्व उससे थोड़े दिन पहले ही वो अवकाश पर चला जाए, और फिर उसको वापस से सेवा में लगाने के लिए उसकी अवकाश निरस्त करके उसको बुला लिया जावे, तो जो बचे हुए अवकाश हैं, जितने दिन वो नहीं ले पाया अवकाश, जितने दिन पहले उसको बुला लिया गया अवकाशों से, उनका उपभोग, मतलब उनको कब वो यूज़ कर सकता है, कब उनका उपभोग कर सकता है वो। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त ब एवं स। मतलब ब या स में जो ऑप्शन है वो कभी भी ले सकता है। मतलब कौन कौन से पुनः नियोजन की अवधि में उपभोग कर सकता है, मतलब जो उसको वापस अपॉइंट किया है जितनी अवधि के लिए, उस अवधि में कभी भी वो ले सकता है, या पुनः नियोजन की अवधि के पश्चात अंतिम सेवानिवृत्ति के दिन नगद भुगतान ले सकता है। मतलब एक तो आपका कंपलसरी रिटायरमेंट 60 साल में हो रहा था, लेकिन मान लो 2 साल और बढ़ा दिया, 62 साल कर दिया उसको, तो जब पुनः नियोजन की अवधि कब समाप्त होगी, अब 62 साल में उसकी अवधि समाप्त होगी। तो 62 साल पर जब उसकी सेवानिवृत्ति होगी, रिटायरमेंट होगा, उस दिन वो उनको एनकेस करवा सकता है, उनका नगद भुगतान ले सकता है। तो इन दोनों में से वो कुछ भी कर सकता है। फिर क्वेश्चन 14 है, राज्य कर्मचारी अवकाश पर हो और उसका अवकाश आवश्यक रूप से बीच में निरस्त करने का आदेश दिया गया हो, तो उसका अवकाश किस दिनांक को समाप्त माना जाएगा। मतलब कोई कर्मचारी लीव पर गया हुआ हो और उसकी लीव जो है, अवकाश जो है वो आवश्यक रूप से, मतलब कंपलसरी, उसको नेसेसरी उसको ख़त्म कर दिया गया है, निरस्त करने का आदेश आ गया है, भाई आपके अवकाश ख़त्म हो गए, निरस्त कर दिए गए, तुरंत आप ज्वाइन करो, ऐसा उसका आदेश मिलता है। तो उसके अवकाश किस दिन समाप्त माने जाएंगे, कब उसकी लीव अपन ये मानेंगे कि ख़त्म हो गई है। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, कार्यस्थल के लिए प्रस्थान करने के दिनांक को। मतलब जब वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए रवाना हो जाएगा, जहाँ वो लीव ले रहा था, जहाँ वो भोग कर रहा था अवकाश का, वहाँ से वो कार्यस्थल के लिए रवाना हो जाएगा, जिस दिन वो प्रस्थान करेगा उस दिन को ये मान लिया जाएगा कि उसकी छुट्टियाँ समाप्त हो गई है, अवकाश समाप्त हो गए हैं। फिर क्वेश्चन 15 है, राज्य कर्मचारी जिसको अवकाश बीच में समाप्त करने के लिए आवश्यक रूप से निर्देशित किया गया हो, तो उसको क्या लाभ दिया जाएगा। मतलब किसी कर्मचारी को छुट्टियां बीच में निरस्त कर दी जाए आवश्यक रूप से, कि भाई कंपलसरी है, आपकी छुट्टियां निरस्त हो गई, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, तो उसको क्या क्या लाभ दिए जाएंगे। तो यहाँ ऑप्शन जो आंसर आएगा वो ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी। क्या क्या लाभ मिलेंगे उसको, एक तो अवकाश स्थल से कार्यस्थल का यात्रा भत्ता दिया जाएगा। मतलब जहाँ वो छुट्टियाँ ले रहा था, जहाँ छुट्टियाँ उपभोग कर रहा था, वहाँ से लेके जो उसकी ड्यूटी जो प्लेस होगा, मतलब कार्यस्थल होगा वहाँ तक का उसको ट्रेवलिंग अलाउंस यानी यात्रा भत्ता दिया जाएगा। कार्यस्थल के लिए रवाना होने के दिनांक से सेवा में उपस्थित माना जाएगा, जैसे अपन ने अभी बात की थी, उसकी छुट्टियाँ समाप्त मानी जाएंगी और ये माना जाएगा उसने ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, मतलब ड्यूटी पे वो आ गया है जिस दिन वो कार्यस्थल के लिए रवाना हो जाएगा। और कार्यस्थल पर पहुँचने तक अवकाश वेतन दिया जाएगा। मतलब जिस दिन वो कार्यस्थल जहाँ से वो रवाना हुआ वहाँ से लेके वो कार्यस्थल पहुँचेगा तब तक उसको अवकाश वेतन दिया जाएगा। तो ये तीनों उसको लाभ मिलेंगे। फिर क्वेश्चन 16 है, कर्मचारी का अवकाश स्वैच्छिक शर्त पर निरस्त किया गया हो तो निरस्त अवधि में लाभ देय होगा। मतलब किसी कर्मचारी को
उसकी इच्छा पर स्वेच्छा पे अवकाश निरस्त कर दें, मतलब कि चाहे तो वो आ जाए चाहे तो नहीं आए, उसको लग रहा हो तो वो आ सकता है और उसकी इच्छा नहीं हो तो वो नहीं आए, तो उसको इस अवधि में जो निरस्त अवधि होगी 10-5 दिन जो भी उसके अवकाश निरस्त किए हैं उसमें क्या लाभ देय होगा। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? कोई लाभ दे नहीं, मतलब उसको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा जब उसकी स्वेच्छा पर ये होता है कि वो छुट्टियां छोड़कर वापस ज्वाइन कर ले। फिर क्वेश्चन 17 था, अवकाश के लिए आवेदन पत्र निम्न में से किसे प्रस्तुत किया जाएगा। मतलब कोई भी कर्मचारी लीव के लिए अप्लाई करना चाहता है, आवेदन पत्र देना चाहता है छुट्टियों के लिए, तो वो किसको प्रस्तुत करना होगा, किसके सामने प्रेजेंट करना होगा उसको। तो यहाँ ऑप्शन जो आएगा सही आएगा, किसको? अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी को, जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा उसको अवकाश के आवेदन पत्र देना होगा और उसके बाद वो प्राधिकारी होगा वो स्वीकृत करेगा अवकाशों को, उसके बाद ही वो अवकाश पर जा सकता है। फिर क्वेश्चन 18 है, वैदेशिक सेवा में नियुक्त कर्मचारी को 120 दिन के उपार्जित अवकाश पीएल को छोड़कर शेष अवकाश सक्षम प्राधिकारी को किसके माध्यम से प्रस्तुत करने होंगे। मतलब राज्य कर्मचारी को फॉरेन सर्विस में लगा दिया जाता है, तो कर्मचारी अगर 120 दिन के जो उपार्जित अवकाश ले सकता है, उसके अलावा अगर कोई और अवकाश के लिए अप्लाई करता है तो सक्षम प्राधिकारी जो होगा उसको किसके माध्यम से अवकाश का प्रार्थना पत्र सबमिट करना होगा। अवकाश का प्रार्थना पत्र उसको भेजेंगे, सक्षम प्राधिकारी को किसके माध्यम से भेजेंगे। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, वैदेशिक नियोक्ता के माध्यम से महालेखाकार की रिपोर्ट के साथ अवकाश स्वीकृत अधिकारी को। मतलब जो फॉरेनर एम्प्लॉय होगा, फॉरेन सर्विस का जो एम्प्लॉयर होगा, नियोक्ता होगा, उसके माध्यम से पहले वो एजी को भेजेगा, फिर एजी अपनी रिपोर्ट लगा के अवकाश स्वीकृत करता अधिकारी जो होगा, जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी होगा उसके पास वो भेजेंगे। फिर क्वेश्चन 19 है, राजपत्रित अधिकारियों के सेवा में रहते बीमारी के कारण अवकाश लेने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप किस नियम में निर्धारित है। मतलब गेस्टेड ऑफिसर कोई सर्विस में रहते हुए कोई बीमारी उसको हो जाती है, तो बीमारी के लिए उसको अगर अवकाश लेने की जरूरत पड़े तो चिकित्सा प्रमाण पत्र मतलब जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसका प्रारूप मतलब परफॉर्मा किस नियम में दिया हुआ है, किस नियम में निर्धारित है। तो यहाँ आंसर ब आएगा, नियम 70। नियम 70 में उसके लिए परफॉर्मा दिया हुआ है, जिस परफॉर्मा में उसको मेडिकल सर्टिफिकेट जो प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी होगा उससे साइन करवा के उसको सबमिट करना होगा, उसके बाद ही उसको चिकित्सा अवकाश मिलेंगे। फिर क्वेश्चन 20 है, राजपत्रित अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर आवेदन करे और अवकाश स्वीकृत करता प्राधिकारी को प्रमाण पत्र संदिग्ध लगे तो मामला किसको भेजा जाएगा एवं कितने दिन तक वह अपने परीक्षण में रख सकता है। मतलब वो गेस्टेड ऑफिसर मेडिकल सर्टिफिकेट के हिसाब से चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन करता है और जो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी अवकाश स्वीकृत करता प्राधिकारी है उसको ये लगे कि उसने जो प्रमाण पत्र दिया है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, उसमें कोई संदिग्ध चीज़ लगे, मतलब लगे कि कोई फौजरी है, कोई ऐसी झूठा उसने मेडिकल सर्टिफिकेट दिया है, तो वो मामला किसको भेज सकता है और कितने दिन तक वो उसको परीक्षण में रख सकते हैं अपने। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सही आएगा, मेडिकल बोर्ड और 14 दिन। मतलब मेडिकल बोर्ड को वो उस मामले को भेज सकता है कि भाई इसको देखो ये जो इनने प्रमाण पत्र दिया है वो सही है कि नहीं, वो वापस उसके परीक्षण कर सकते हैं पूरा और वो कर्मचारी को जो राजपत्रित अधिकारी को उसको 14 दिन तक अपने निरीक्षण में रख सकते हैं और वापस से 14 दिन तक उसके परीक्षण करके रिपोर्ट दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन 21 है, राजपत्रित अधिकारी को बीमारी के आधार पर 60 दिवस से अधिक अवधि का चिकित्सा प्रमाण पत्र देने के लिए कौन प्राधिकृत है। मतलब वो गेस्टेड ऑफिसर जो अपनी बीमारी के कारण 60 दिन से ज़्यादा की अवधि का चिकित्सा अवकाश लेना चाहता है, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र जो होगा, मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा, वो कौन उसको मतलब साइन करके उसको देने के लिए अथोराइज्ड है, मतलब किसके साइनों से ही मान्य होगा उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र 60 दिन से अधिक के अवकाश के लिए। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन सही आएगा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी। मतलब पीएमओ जो होगा वो उसको चिकित्सा प्रमाण पत्र को देने के लिए प्राधिकृत है। फिर क्वेश्चन 22 है, होम्योपैथी चिकित्सक चिकित्सा प्रमाण पत्र पर कितने दिन के अवकाश की सिफारिश कर सकता है। मतलब जो होम्योपैथी का डॉक्टर होता है वो मेडिकल सर्टिफिकेट पर कितने दिन की ये अनुशंसा कर सकता है कि अवकाश दिया जाए इतने दिन का। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन से आएगा 15 दिवस। मतलब 15 दिवस के लिए वो कह सकता है कि 15 दिवस की अनुशंसा कर सकता है कि कर्मचारी को 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश दिया जाए। फिर क्वेश्चन 23 है,
चिकित्सा प्रमाण पत्र भी अवकाश का अधिकार नहीं देता है, किस नियम में प्रावधान है। मतलब डॉक्टर ने आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र दे दिया, मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिया और अनुशंसा कर दी कि कर्मचारी को छुट्टी या दी जावे, मेडिकल से लीव दी जावे, तो भी वो आपको अधिकार नहीं मिलता है, मतलब राइट नहीं मिलता है कि आप छुट्टियों पे चले जाए। इसके लिए आपको अब जो आपका लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी है, जो अवकाश स्वीकृत करता प्राधिकारी है, उसके सामने आपको लीव के लिए अप्लाई करना होगा। जब वो उसको सैंक्शन कर दे उसके बाद ही आप छुट्टियों पर जा सकते हो। तो ये किस नियम में प्रावधान है कि आपको अधिकार नहीं मिलता है चिकित्सा प्रमाण पत्र होने पर भी। तो यहाँ आंसर जो आएगा वो ऑप्शन ब आएगा, नियम 75। मतलब नियम 75 में ये दे रखा है कि ये चिकित्सा प्रमाण पत्र भी अवकाश का अधिकार नहीं देता है। क्वेश्चन 24 है, राजपत्रित कर्मचारियों को सेवा में रहते बीमारी के कारण अवकाश के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र का प्रारूप किस नियम में दिया गया है। अभी तक अपन ने पिछले क्वेश्चन में बात की थी कि गेस्टेड ऑफिसर का जो मेडिकल सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है वो कौन से रूल में दिया हुआ है। अब अपन बात करेंगे नॉन गेस्टेड ऑफिसर या कर्मचारी जो होंगे, मतलब राजपत्रित जो कर्मचारी होंगे, उनको जो मेडिकल सर्टिफिकेट जो होगा उसका परफॉर्मा या प्रारूप किस नियम में दिया हुआ है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो नियम 76 में दिया हुआ है, मतलब नॉन गेस्टेड एम्प्लॉयज़ के लिए। फिर क्वेश्चन 25 है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चिकित्सा प्रमाण पत्र पर अवकाश का नियम निर्धारित है। मतलब 4th क्लास एम्प्लॉय को जो मेडिकल सर्टिफिकेट पर लीव दी जाएगी उसके लिए कौन सा नियम है, किस नियम में उसका उल्लेख किया हुआ है। तो यहाँ आंसर स आएगा, नियम 77। नियम 77 में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र पर चिकित्सा अवकाश का वर्णन है। फिर क्वेश्चन 26 है, यदि कार्यालय में एक साथ एक से अधिक कर्मचारियों के अवकाश के आवेदन आए तो अवकाश स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी अवकाश स्वीकृति हेतु प्राथमिकता के सिद्धांत किस नियम में है और किसको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। मतलब किसी भी ऑफिस में एक साथ एक से अधिक कर्मचारी लीव के लिए अप्लाई करें और लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी जो होगा तो वो लीव सैंक्शन करते हुए किसको प्रायोरिटी देगा, इसके संबंध में जो प्रिंसिपल है वो कौन से रूल में दिए हुए हैं और इसके किसको प्राथमिकता, किसको प्रायोरिटी पहले प्रदान की जाएगी, किसको प्रायोरिटी देगा वो अवकाश स्वीकृत करता प्राधिकारी। तो ये इसके लिए जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन ब आएगा। क्या होगा, नियम 80, जिसको तुरंत छोड़ा जा सकता हो। मतलब नियम 80 में दे रखी है इसके सिद्धांत की क्या क्या ध्यान रखना होगा, उसको किसको प्राथमिकता देनी है, उसके संबंध में जो जो तथ्य उसको ध्यान रखने हैं। और जो तथ्य अपन को जो इसमें दिख रहा है उसमें से यही है कि जिसको तुरंत छोड़ा जा सकता हो, मतलब जिस कर्मचारी को छोड़ना आसान हो, जिसके पास कोई ऐसा काम नहीं हो कि किसी और को देने में दिक्कत आ रही हो या कोई ऐसा उसके पास चार्ज नहीं हो। तो यहाँ ऑप्शन ब आएगा। फिर क्वेश्चन 27 है, निष्कासित किए जाने वाले कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, किस नियम में वर्णित है। मतलब जो जिस कर्मचारी को टर्मिनेट किया जाना हो उसको लीव सैंक्शन नहीं होगी, ये किस नियम में वर्णित है, किस नियम में इसका उल्लेख है। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो ऑप्शन द आएगा, नियम 82। नियम 82 में लिख रखा है जिस कर्मचारी को टर्मिनेट किया जाना हो उसको अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। फिर क्वेश्चन 28 है, कर्मचारी बीमारी के कारण कर्तव्य पर लौटने के योग्य नहीं हो तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अवकाश कितनी अवधि का स्वीकृत किया जा सकता है। मतलब कर्मचारी को कोई बीमारी हो जाए और जो डॉक्टर है वो ये कहे कि इसकी बीमारी के कारण वो ड्यूटी पर लौटने के योग्य नहीं है, मतलब उसकी योग्यता पर सवाल उठा दे कि भैया वो अयोग्य हो गया है ड्यूटी करने के, तो चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, मतलब उसको मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर कितनी अवधि के अवकाश उसको सैंक्शन हो सकते हैं, स्वीकृत हो सकते हैं। तो अपन ने बात की थी कि अगर चिकित्सा अधिकारी ये बता दे, ये अनुशंसा करे कि योग्य नहीं है, मतलब संभावना व्यक्त करे, तो उसको अधिकतम 1 वर्ष तक के जो अवकाश है वो स्वीकृत कर सकते हैं अपन। और अगर वो ये कह दे कि वो अयोग्य हो गया है तो उसके संबंध में फिर उसको 6 महीने के ही अवकाश दिए जा सकते हैं। तो यहाँ आंसर ए आएगा। फिर क्वेश्चन 29 है, निम्न में से किस को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा, मतलब किसको लीव सैंक्शन नहीं की जाएगी, कौन से एम्प्लॉय को। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो सही आएगा, निष्कासित किए जाने वाले कर्मचारी को, मतलब टर्मिनेट किए जाने वाले एम्प्लॉय को अवकाश स्वीकृत नहीं किए जाएंगे। ये अपन ने अभी भी बात की थी पहले। फिर क्वेश्चन 30 है, बीमारी के आधार पर अवकाश पर रहने के पश्चात अपने कार्य पर लौटने के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रारूप किस नियम में दिया गया है। मतलब आपने मेडिकल सर्टिफिकेट के हिसाब से छुट्टियां तो ले ली, चिकित्सा अवकाश तो ले लिए, अब वापस आपको ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट मतलब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आप फिट हो गए हो और ड्यूटी करने के योग्य हो गए हो, अब आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके संबंध में जो प्रमाण पत्र है उसका परफॉर्मा किस नियम में दिया गया है, तो यहाँ आंसर द आएगा नियम 83। नियम 83 में उसका फिटनेस सर्टिफिकेट का प्रारूप दिया गया है। फिर क्वेश्चन 31 है, अवकाश समाप्ति के पश्चात करते हुए अनुपस्थिति पर कार्यवाही करने का प्रावधान किस नियम में निर्धारित है। मतलब अवकाश समाप्त हो गया उसके बाद भी कर्मचारी करते हुए पर उपस्थित नहीं होता है, अनुपस्थिति पर ही रहता है और छुट्टियां पर ही रहता है एक तरह से, मतलब छुट्टियां समाप्त करके वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता है, तो इसके संबंध में जो कार्रवाई करने का प्रावधान है वो किस नियम में दिया रखा है। तो यहाँ आंसर जो आएगा सही आएगा नियम 86। नियम 86 में बता रखा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ और वीडियो की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। यहाँ अपन ने जो चैप्टर 10 है उसके संबंध में जो MCQs अपने अकाउंट एग्ज़ाम के हिसाब से बन सकते हैं वो मैंने लगभग आपको कवर करवा दी है। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें अपन अध्याय 11 के संबंध में जो नोट्स हैं उसके संबंध में शॉर्ट ब्रीफिंग अपन देखेंगे और उसके जो MCQs बन सकते हैं वो देखेंगे। तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।